हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम अग्रवाल पब्लिकेशन के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के श्योर सीरीज को आपके साथ कवर कर रहे हैं, तो हम जो पेपर अभी लेके चल रहे हैं वो है हमारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो कि ये सेकंड पेपर है आपका। तो इसके हम चैप्टर वाइज जो है आपको सारे क्वेश्चन जो दिखा रहे हैं। तो आपने क्लास 1 जो है देख लिया। क्लास 2 में आज हम जो बाकी के अध्याय 1 के जो लघुत्तरी प्रश्न बचे हैं उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो आज आपका अध्याय 1 का लघुत्तरी प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले जो क्लास यानी क्लास 3 जो होगी उसमें हम फिर अति लघुत्तरी जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं ये वीडियो। आई होप कि आपको जो है काफ़ी हेल्प मिले। बाकी पूरा मैं ये श्योर सीरीज कवर कराऊंगी, साथ ही हैंड रिटन नोट्स भी आपको चैनल के माध्यम से मेरे मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा तभी ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल जाए। तो देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लघुत्तरी प्रश्न के 3 प्रश्न हमने ऑलरेडी जो है क्लास 1 में कवर कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे क्लास 2 में हमारे चौथे प्रश्न से। तो चौथा प्रश्न हमारा लघुत्तरी प्रश्न का ये है कि शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके संप्रत्यय को परिभाषा देकर समझाइए। यानी संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि क्या होता है शिक्षण, ठीक है, उसको अच्छे से समझाना है। बाकी शिक्षण का मतलब क्या होता है उसको भी बताना है। अब यहाँ पर उत्तर में आप हेडिंग डालेंगे शिक्षण, यानी शिक्षण का मतलब टीचिंग। इंग्लिश में हम इसे टीचिंग ही कहते हैं। तो शिक्षण क्या है? देखिए, क्लास में जब अध्यापक आता है तो वो हमें पढ़ाता है, वही प्रक्रिया जो है वो क्या है? शिक्षण है। तो शिक्षण का सामान्य अर्थ ज्ञान प्रदान करना या तथ्यों का बोध कराना है। क्योंकि जब भी अध्यापक क्लास में आके हमें चीज़ों के बारे में समझाता है, बताता है, हमें नए नए ज्ञान देता है, तो ये क्या होता है? यही तो शिक्षण है। तो शिक्षण के दौरान होता क्या है? हम नई नई जानकारी जो है प्राप्त करते हैं शिक्षक के द्वारा, या फिर जो भी हमें शिक्षण जो है प्रदान कर रहा है उसके माध्यम से। तो शिक्षण का सामान्य अर्थ हम यही कहेंगे कि क्या है? कि ज्ञान प्रदान करना या तथ्यों का बोध कराना। जैसे अध्यापक, आप मान लीजिए कि आप एक अध्यापक हैं, तो आप क्लास में गए, आपने बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान की, तो ज्ञान दिया बच्चों को। जब आप टीचिंग करते हैं, यानी जब आप पढ़ाते हैं, जब आप शिक्षण करते हैं, तो आप क्या करते हैं? बेसिकली आप बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं, बच्चों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तथ्यों के बारे में उनको जो है बोध कराते हैं, मतलब उनको जानकारी प्रदान करते हैं। तो यही चीज़ें क्या है? शिक्षण है। तो विद्यालय में छात्र अकेले ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, बल्कि शिक्षक अपने ज्ञान को छात्रों द्वारा पहुंचाने के लिए कक्षा में विभिन्न क्रियाकलापों, शिक्षण अधिगम सामग्रियों, शिक्षण विधियों जैसे खेल, वार्तालाप, प्रश्न, वर्णन, कहानी, कविता, टीएलएम, पाठ्य पुस्तकों का सहारा लेता है। वह अपने शिक्षण के माध्यम से ही छात्रों को विषय वस्तु सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से संबंधित है। शिक्षण तब तक अधूरा है जब तक सीखने वाले में अपने प्राप्त ज्ञान को जीवन में प्रयोग करने की क्षमता न उत्पन्न हो। तो शिक्षण का सामान्य अर्थ आपने जान लिया। अब इसी में देखिए आगे वही चीज़ कहा गया है कि जैसे अगर विद्यार्थी जो है, जो बच्चे हैं, अगर विद्यालय में जाते हैं तो क्या विद्यालय में केवल जाके ही वो सीख लेंगे, सारी चीज़ों को ज्ञान प्राप्त कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे जब तक उन्हें कोई सिखाने वाला या कोई बताने वाला ना हो। तो विद्यालय में जब भी छात्र जाते हैं तो वो अकेले ही किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। हर चीज़ के बारे में वो अकेले ही नहीं सीख पाएंगे, बल्कि उन्हें जो ज्ञान प्रदान करने वाला होता है वो कौन होता है? शिक्षक। यानी शिक्षक जो है अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे नई नई चीज़ें सीख पाते हैं। अब बच्चों तक ज्ञान को पहुंचाने के लिए शिक्षक बहुत सारी नई नई विधियाँ यूज करता है। उसमें बहुत सारे क्रियाकलाप हो गए, शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ हो गई, और बहुत सारी शिक्षण विधियाँ हो गई। जैसे हम क्लास में जाते हैं तो हम खेल विधि का उपयोग कर सकते हैं, हम कहानी विधि का उपयोग करते हैं, हम व्याख्यान विधि का उपयोग करते हैं, वार्तालाप, यानी इस तरह की बहुत सारी विधियों का हम जो है यानी शिक्षक जो है उपयोग करता है बच्चों को सिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए। और साथ ही इसके अलावा क्या केवल विधियाँ यूज करता है? नहीं, कुछ वो टीचिंग मटेरियल जो है यूज कर सकता है, जिसे हम शिक्षण अधिगम सामग्री के नाम से जानते हैं, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि जो है कुछ सामग्री का उपयोग कर लिया, जैसे कोई ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, या हो सकता है कि रेडियो यूज कर ले, टेलीविज़न यूज कर ले, प्रोजेक्टर यूज कर ले, ठीक है,
जो आप कह सकते हैं ब्लैक बोर्ड यूज करें, तो ये क्या है, शिक्षा अधिगम सामग्री है। साथ ही बहुत सारे क्रियाकलाप वो एक्टिविटी करा सकता है बच्चों को, जैसे खेल के द्वारा सिखाने के लिए कुछ एक्टिविटी कराएगा अध्यापक, ताकि बच्चा को जो भी टॉपिक अध्यापक को समझाना है वो बच्चों तक अच्छे से पहुंच पाए। तो अध्यापक बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेता है बच्चों तक ज्ञान को पहुंचाने के लिए, जिससे कि बच्चे जो है ज्ञान को अर्जित कर पाएँ, ज्ञान को सीख पाएँ, तथ्यों का बोध कर पाएँ, ये सारी चीज़ों के लिए। अब यहाँ पर आगे वही था कि वह अपने शिक्षण के माध्यम से जो छात्रों को विषय वस्तु सिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कौन? शिक्षक। यानी शिक्षक जो है ये जो भी चीज़ें अभी मैंने बताई कि बहुत सारी शिक्षण अधिगम सामग्री यूज करता है अध्यापक, खेल बहुत सारी विधियाँ यूज करता है, तो ये करता क्यों है, इन सारी चीज़ों का उपयोग क्यों करता है? ताकि बच्चा जो है चीज़ों को सीखने के लिए प्रोत्साहित हो। अगर अध्यापक को बोल दिया जाए कि केवल आप जाइए क्लास में, जो भी टॉपिक है उसको बस ऐसे रट्टा मार के चले आइए, तो क्या बच्चा इंटरेस्ट लेगा? क्या बच्चे को समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। अध्यापक ये सारी एक्टिविटी जो भी विधियां हैं उसका उपयोग क्यों करता है? ताकि बच्चे को जो वो समझाना चाह रहे बच्चे उसे समझें, लेकिन बेमन से नहीं बल्कि प्रोत्साहित होकर, उत्साहित होकर सीखें, उनका उस चीज़ को जानने में इंटरेस्ट आए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे लास्ट लाइन में देखें आप, तो जो शिक्षण अधिगम की बात की गई है, शिक्षण मतलब पढ़ाना, अधिगम मतलब सीखना। शिक्षक क्या करता है? वो शिक्षण करता है, बच्चे जो करते हैं वो क्या करते हैं? अधिगम करते हैं, मतलब सीखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो शिक्षण और अधिगम हो वो क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। शिक्षण तब तक अधूरा है जब तक कि सीखने वाला ना हो। सीखने वाला अगर अपने जो भी बच्चा है अगर वो सीखे हुए ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाएगा तो उस शिक्षण का जो कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है वो बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। शिक्षण तब तक हम अच्छा कह सकते हैं, बेहतर कहेंगे, जब सामने जो बच्चा है, जो विद्यार्थी, जो सीखने वाला है, वो उस ज्ञान को अर्जित करके उसका उपयोग भी जीवन में कर पाए। तो यहाँ पर शिक्षण क्या होता है, मैंने जो भी इस श्योर सीरीज में थी मैंने आपको समझा दिया। देखिए इतना बड़ा आपको शब्द सीमा ऑलरेडी बहुत कम होती है, तो यहाँ पे बहुत डिटेल में चीज़ों को बताई गई है, ताकि अगर आप एक बार पढ़ लें तो आप कंफ्यूज ना हो या भूलें ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और शब्द सीमा ऑलरेडी कम ही होती है, तो कितना भी कम लिखेंगे आपका क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा इसके संप्रत्यय को परिभाषा दे के भी बताना है, मतलब शिक्षण को हमको परिभाषित करके भी बताना है, तो वो भी हम आगे अगले पेज पे चल के देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम अगले पेज पे आ चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अभी आपने शिक्षण का एक सामान्य अर्थ देखा कि सामान्य अर्थ में हम शिक्षण किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन ये पूछ दे कि व्यापक रूप या संकुचित, मतलब व्यापक या व संकुचित अर्थ में शिक्षण को बताइए, तो आप उसको जो है इस तरह से बता सकते हैं, क्योंकि शिक्षण को जो है हम लोग नॉर्मल एक जो है लिमिटेड अर्थ में समझते हैं कि शिक्षण क्या है। जैसे हमने कहा कि शिक्षण क्या है, सिखाने, बच्चों को ज्ञान प्रदान करना है, यही तो है हमारा शिक्षण। व्यापक अर्थ में भी इसको बताने की बात की गई यहाँ पे, तो हम उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम शिक्षण की परिभाषा पे चलेंगे। जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न के हिसाब से भी आप अगर इसको नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको एक बार समझ लीजिए, ताकि अगर क्वेश्चन यही पूछ दे कि व्यापक रूप से शिक्षण का क्या अर्थ है तो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन छोड़ने की नौबत आए, क्योंकि आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आगे आप लिखेंगे आप कि व्यापक अर्थ में शिक्षण मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, वस्तुएं, वातावरण, साधन, माध्यम व घटनाएं व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सिखाती हैं। परिवार, विद्यालय, समाज, वातावरण, उद्योग, सिनेमा, राजनीति, कला व साहित्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को कुछ न कुछ शिक्षण प्रदान करते हैं। इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों से व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। तो यहाँ तक पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये व्यापक अर्थ में हम शिक्षण किसे कहते हैं। जैसे अभी आपने पीछे जो देखा वो हम कह सकते हैं कि वो उस शिक्षण का संकुचित अर्थ था, कि बच्चों को हमें ज्ञान प्रदान करना है, तथ्यों का बोध कराना है, वो हम कह सकते हैं कि संकुचित अर्थ है। वैसे यहाँ पे संकुचित अर्थ को भी हम समझेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बस केवल तुलना कर रही हूँ। क्या वो हमने जो अर्थ अभी आपको बताया उसमें ये हमने देखा कि अध्यापक जो था या एक अध्यापिका यानी एक शिक्षक की बात की जाए तो शिक्षक जो है जाके बच्चों को कुछ सिखा रहा है, तो वो शिक्षण प्रक्रिया है। लेकिन अगर व्यापक अर्थ में देखें, अगर विस्तृत रूप में शिक्षण को समझे कि क्या है शिक्षण, तो आपको भी पता है कि मनुष्य जब तक मृत्यु मनुष्य की नहीं होती है
तब तक मनुष्य जो है जीवन पर्यंत अपने पूरे जीवन काल में हमेशा कुछ न कुछ वो सीखता रहता है। चाहे ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति से ही सीखे, वो कुछ वस्तुओं के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से, कुछ अगर उसके जीवन में कुछ घटनाएं घटित हो गई, उन घटनाओं के माध्यम से, यानी हर एक मीडियम से, हर एक माध्यम से व्यक्ति, साधन, वस्तुएं, कोई घटना, हर एक तरह से, हर एक चीज़ों से व्यक्ति जो है जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जैसे परिवार है, हमारा विद्यालय है, या हमारा समाज है, हम जिस वातावरण में रहते हैं वो वातावरण हो गया, सिनेमा हो गई, यानी जो हम सिनेमा की बात करते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, जो भी कह लें, राजनीति हो गई, कला हो गया, साहित्य हो गया, हर एक जगह से हमें हमेशा जो है, प्रत्यक्ष रूप से आप कह लीजिए, अप्रत्यक्ष रूप से कह लीजिए, हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो मनुष्य को कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान करती रहती हैं, सिखाती रहती हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा का व्यापक अर्थ है वो यही है कि मनुष्य जो है जीवन भर कुछ न कुछ, किसी न किसी व्यक्ति या कोई न कोई जरिया होता है जिसकी वजह से वो हमेशा कुछ न कुछ चीज़ें सीखता रहता है। और इसकी अगर हम बात करें कि जो ये व्यापक रूप से शिक्षण की जब हम बात करते हैं, तो इस प्रकार का जो शिक्षण है ये औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक, दोनों प्रकार के साधनों से व्यक्ति जो है इसके द्वारा जीवन भर सीखता रहता है। तो ये हो गया व्यापक अर्थ में, यानी यहाँ पे किसी चीज़ का फाउंडेशन नहीं है कि एक क्लास होगा, बच्चे होंगे और एक अध्यापक होगा वही सिखाएगा, नहीं। इसमें आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जरूरी नहीं कि आप स्कूल जाएं तभी आप सीखें, स्कूल जाके भी सीख सकते हैं, नहीं भी। इसीलिए कहा गया है कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों मीडियम हो सकता है। तो शिक्षण का जो व्यापक अर्थ है उसमें दोनों इंक्लूड हो रहा है। जब आप एक विद्यालय शिक्षण आप ले रहे हैं तब भी, और एक जो आप विद्यालय के बाहर की दुनिया से सीख रहे हैं, लोगों से सीख रहे हैं, वातावरण से सीख रहे हैं, कुछ घटनाओं से सीख रहे हैं, किसी वस्तु से सीख रहे हैं, सिनेमा से सीख रहे हैं, राजनीति से सीख रहे हैं, किसी भी तरह से सीख रहे हैं, तो वो सब कुछ शिक्षण के व्यापक अर्थ में आएगा। बात करें हम संकुचित अर्थ की, तो आगे वही पे लिखा गया है कि तथा संकुचित अर्थ में बालकों को ज्ञान, सूचना, जानकारी व परामर्श देना ही शिक्षण है। यानी अगर हम छोटे अर्थ में समझें तो जो बालक को हम लोग ज्ञान या सूचना या जानकारी व परामर्श देते हैं वो क्या है, वो शिक्षण है। और यह शिक्षण पूर्व नियोजित व नियंत्रित होता है तथा बालकों को कुछ निश्चित वर्षों तक ही दिया जाता है व इसमें केवल औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे विद्यालय व कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को प्रदान किए जाने वाला शिक्षण, जैसा भी कहा मैंने कि विद्यालय में ही ये होता है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक क्लासरूम है, कक्षा है, विद्यालय है, जहाँ पे बच्चे हैं और शिक्षक है जो कि शिक्षण प्रक्रिया कर रहा है बच्चों को ज्ञान प्रदान करने के लिए। तो संकुचित अर्थ जो है वो विद्यालय व कक्षा कक्ष के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। इसमें जो है जो शिक्षण होता है वो पहले से पूर्व नियोजित होता है और नियंत्रित होता है। और अगर आप देखें तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि आप जीवन भर स्कूल जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। तो इसीलिए कहा गया है कि संकुचित अर्थ में जो ये शिक्षण है वो कुछ निश्चित वर्षों तक ही दिया जाता है और इसमें केवल औपचारिक साधनों का ही हम उपयोग करते हैं, क्योंकि ये विद्यालय और कक्ष के ही इर्द गिर्द घूमता है। तो ये हमने देख लिया शिक्षण का व्यापक व संकुचित अर्थ। अगर आपसे अलग से क्वेश्चन ये पूछता है तब भी आप आंसर दे पाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। शिक्षण की परिभाषा की बात करें तो यहाँ पे थॉमस एफ ग्रीन के अनुसार शिक्षण शिक्षक का वह कार्य है जिससे बालक के विकास के लिए किया जाता है। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों के कथन जो है याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इस तरह पूछता है, जैसे आपको दे दिया कि शिक्षण शिक्षक का वह कार्य जिसे बालक के विकास के लिए किया जाता है या किसके द्वारा कहा गया है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और कम से कम 2 अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप कम से कम 2 परिभाषाएँ आराम से लिख पाएँ। डॉक्टर माथुर के अनुसार शिक्षण का अर्थ शिक्षार्थी को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिनसे शिक्षार्थी अपनी अवस्था व प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर सके, वह स्वयं योजना बना सके, शैक्षिक सामग्री इकट्ठी कर उसे सुसंगठित रूप में प्रयोग कर सके तथा लक्ष्य को प्राप्त कर सके। बर्टन के अनुसार शिक्षण सीखने की उत्तेजना, मार्गदर्शन, दिशा और प्रोत्साहन है। तो देखिए, इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आप किसी का कथन है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से शिक्षण को बताने का प्रयास किया है, जो कि यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। B.F. स्किनर के अनुसार जो है शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है।
तो इसको भी ध्यान दीजिएगा स्किनर के कथन को। राय वन का है कि शिक्षण के 3 बिंदु है, शिक्षक से शिक्षार्थी एवं पाठ्य वस्तु, इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। यह संबंध बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। क्योंकि शिक्षण को अभी आपने अगर पिछली वीडियो देखा होगा तो हमने ये कहा था कि जो शिक्षण है वो त्रिविमीय जो है प्रक्रिया है, यानी त्रिआयामी प्रक्रिया है। त्रिआयामी में पहला जो आयाम कहते हैं शिक्षक, दूसरा आयाम हम शिक्षार्थी और तीसरा आयाम कहते हैं पाठ्य वस्तु यानी पाठ्यक्रम को। इसीलिए ये त्रिआयामी प्रक्रिया होती है शिक्षण। तो उसी चीज़ को यहाँ पे रायबन जी ने भी यहाँ पे कहा है। अब यहाँ पे शिक्षण के अर्थ व परिभाषाओं के आधार पर शिक्षण के स्वरूप को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो शिक्षण का अर्थ शिक्षक विद्यार्थी व पाठ्यक्रम के मध्य संबंध स्थापित करना है। अभी आपने ये लास्ट वाली परिभाषा में देखा। दूसरा इसी में है कि शिक्षण का अर्थ सूचना, जानकारी व ज्ञान देना है। तो अभी ये भी मैंने आपको बताया। तो देखिए इसमें रटना नहीं है आपको कुछ भी, ऐसा नहीं कि आप रट के लिखिए। बहुत कम टाइम होता है और बहुत कम शब्द होते हैं। तो आप केवल जो क्वेश्चन है उसको समझिएगा और अपने हिसाब से क्वेश्चन को लिखिएगा। कहीं से छापने की ज़रूरत नहीं है और कहीं पर ऐसा नहीं कि रट के जाने की ज़रूरत है। चीज़ों को समझ के खुद की लैंग्वेज में आप उसको जो है अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है कि शिक्षा का अर्थ सिखाना व बालकों को अपने वातावरण के अनुकूल बनने में सहायता करना है। यानी बच्चे को शिक्षण का हम सही से देखें तो शिक्षण का अर्थ क्या है? सिखाना है। यानी बालकों को नई नई चीज़ें हमें जो है उनको ज्ञान प्रदान करना, उन्हें सिखाना। वह बालकों को अपने वातावरण के अनुकूल बनने में सहायता करना, यानी बच्चों को हमको प्रिपेयर करना कि वो अपने वातावरण जो भी उसके आसपास का माहौल है उसमें वो एडजस्ट कर पाए, उसमें वो अनुकूल रह पाए। इसमें भी हम काफ़ी जो है कह सकते हैं कि शिक्षण का जो है जो काफ़ी सहयोग रहता है। चौथा है शिक्षण शिक्षार्थी को उत्प्रेरित करने, मार्गदर्शन प्रदान करने व क्रियाशील रखने की प्रक्रिया है। यानी एक अच्छा शिक्षण हम यही कहते हैं कि शिक्षार्थी सीखने के लिए उत्प्रेरित रहे, प्रोत्साहित रहे। साथ ही शिक्षण जो है मार्गदर्शन प्रदान करने वाला हो, यानी बच्चे को गाइड करने वाला हो कि किसी भी कार्य को कैसे करना है या फ्यूचर में जाके क्या बनना है, क्या करना है। साथ ही क्रियाशील रहने की भी प्रक्रिया जो है शिक्षण होती है। यानी बच्चे को हम शिक्षण के द्वारा बच्चे को एक्टिव रखते हैं ताकि वो नई नई चीज़ों को सीख सके। अगला है कि शिक्षण तैयारी का एक साधन व सीखने का संगठन है। तो ये भी सही बात है, शिक्षण एक जरिया होता है बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने का। और अगला है कि शिक्षण शिक्षक का स्वमूल्यांकन है। यानी ये कहीं ना कहीं शिक्षक का स्वमूल्यांकन है। यानी शिक्षक शिक्षण के माध्यम से अपने आपको ये कहीं ना कहीं आकलन कर पाता है, अपना मूल्यांकन कर पाता है कि बच्चों को किस हद तक जो है वो सिखा पाया, बच्चों तक किस हद तक वो अपनी जानकारी उन तक पहुंचा पाया। इसके लिए शिक्षण एक बहुत कहीं ना कहीं एक स्वमूल्यांकन का भी कार्य करता है। तो ये ऊपर की जो चीज़ें भी बताएगी उसी के आधार पर ये बताया गया कि शिक्षक का स्वरूप जो है कुछ इस तरह का है। अब यहाँ पे हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है शिक्षण का अर्थ बताते हुए शिक्षण के लक्ष्यों को निर्धारित कीजिए। तो शिक्षण का अर्थ अभी आपने पीछे भी देखा, तो फिर से वही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि शिक्षण का सम्मानार्थ ज्ञान प्रदान करना व तथ्यों का बोध कराना है। विद्यालय में छात्र अकेले ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, बल्कि शिक्षक अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के लिए कक्षा में विभिन्न क्रियाकलापों, शिक्षण अधिगम सामग्रियों, ये सेम टू सेम लाइन अभी आपने पीछे है कि पहली जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें पहला पैराग्राफ जो है वही यहाँ पे बिल्कुल छापा गया है, तो इसको अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, सेम वही चीज़ है। तो अभी मैंने क्या होता है शिक्षण ये आपको बता दिया। तो हम यहाँ पे सीधे लक्ष्यों को बताएंगे कि जो शिक्षण के लक्ष्य क्या क्या हैं उसको यहाँ पे देखेंगे अगले पेज पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देखो हम अगले पेज पे आ चुके हैं और सेम लाइन जो है पूरी की पूरी यहाँ पे उन्होंने छाप रखी है इस श्योर सीरीज में। शिक्षण का व्यापक और संकुचित अर्थ भी अगर आप देखें तो ये भी मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में ही बताया, सेम टू सेम यहाँ तक तो सेम रहेगा। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन इसी में था कि शिक्षण के लक्ष्य को बताइए, तो वो हम इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने समझा दी है, सेम टू सेम यहाँ पर भी वही है। तो शिक्षण के लक्ष्य में आप लिखेंगे कि आयोजित पाठचर्या व गैर पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थी के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना। यानी अगर हम शिक्षण की बात करें तो शिक्षण क्या करता है कि बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास हो, सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास हो। बच्चा जो है आगे जाके कि जो हर तरह से मतलब
उसका बौद्धिक विकास हो, उसकी शारीरिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, उसका जो कह सकते हैं कि संवेगात्मक विकास है। शिक्षण बच्चों का कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट जो करता है, यानी जो शिक्षार्थी के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना है, वो कहीं ना कहीं शिक्षण जो है इस चीज़ का कार्य करता है कि बच्चों का सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करता है। तो इसी में दूसरा है कि वांछित दिशा में शिक्षार्थी के व्यवहार को आकार प्रदान करना, यानी बच्चा कहीं ना कहीं देखिए, हम शुरुआत में कहते हैं कि बच्चा जो है क्या है, एक कोरा कागज़ होता है। बच्चे को आप जिस तरह से गाइड करोगे, बच्चा आगे जाके उस तरह से ही बिहेव करेगा। तो एक शिक्षण के माध्यम से अध्यापक क्या करता है कि वांछित दिशा में शिक्षार्थी के व्यवहार को आकार प्रदान करता है। वांछित दिशा का मतलब जो चीज़ें सही हैं उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बच्चे के व्यवहार को एक दिशा प्रदान करता है कि ये गलत है तो इस रूट को आपको नहीं पकड़ना है, ये सही रूट है, यानी ये आदतों को आपको लेकर आगे चलना है। तो वांछित दिशा में शिक्षार्थी का जो व्यवहार है उसको आकार प्रदान करना, ये शिक्षण का एक कार्य होता है। जैसे अध्यापक हमको शुरुआत में क्या बोलता है कि झूठ नहीं बोलना, बड़ों का आदर करना, ठीक है, ये हमको शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सिखाई जाती हैं। दोस्तों की हेल्प करना, सहयोग की भावना जो है, नकल नहीं मारना, ये हमको बचपन में अध्यापक द्वारा शुरुआत में ही सिखाया जाता है। तो ये क्या है, एक वांछित दिशा बच्चों को शुरू से ही दी जाती है, तो ताकि उसके व्यवहार में जो है एक जो उचित जो कह सकते हैं दिशा है उसको लेके बच्चा आगे बढ़े, उस व्यवहार को लेके आगे बढ़े। तो ये शिक्षण का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य कहा जा सकता है। अगला है शिक्षार्थी में अव्यक्त प्रतिभाओं की पहचान करना और सीखने की उनकी सहज इच्छा को बढ़ाना, यानी शिक्षार्थी में अगर कुछ ऐसी प्रतिभा है जो उसके अंदर अंतर्गत है तो वो क्या है, क्योंकि हर बच्चा देखिए एक दूसरे बच्चे से अलग होता है। तो शिक्षण जो है, जो अध्यापक शिक्षा प्रदान करता है, तो उस शिक्षण के माध्यम से अध्यापक क्या करता है कि शिक्षार्थी में जो अंतर्निहित प्रतिभाएं हैं हर विद्यार्थी की, उसको वो पहचाने और उसकी जो सीखने की सहज इच्छा है उसको भी बढ़ाना, कि बच्चे का किसी चीज़ को सीखने की जो इच्छा है उसको आराम से बढ़ाना, कि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप इस चीज़ को अच्छे से सीखिए, जानिए। कहीं पर बच्चा किसी चीज़ में वीक पड़ रहा है तो उसको बहुत अच्छे से गाइड करिए, ताकि बच्चा आराम से चीज़ों को सीखे। तो ये भी एक लक्ष्य शिक्षण का कहा जा सकता है। अगला है शिक्षार्थियों को अपने वातावरण में सामंजस्यपूर्ण ढंग से रहने के लिए सक्षम बनाना, क्योंकि विद्यार्थी ने जब शुरुआत में हम अगर देखें पढ़ने जाता है तो अभी तक वो एक घर में रह रहा होता है, कुछ लिमिटेड लोगों के बीच रह रहा होता है। जब वो विद्यालय जाता है, नए नए उसको विद्यार्थी मिलते हैं, वहाँ पे एक अलग माहौल मिलता है और अलग अलग तरह के सामाजिक लोग मिलते हैं उसे वहाँ पे। तो जब इस तरह का माहौल विद्यालय में बच्चों को मिलता है तो अध्यापक का ही काम होता है शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा कि वो बच्चे को इतना सहज महसूस कराए कि वो अपने आसपास के जो वातावरण है उसमें वो आराम से सामंजस्यपूर्ण ढंग से रहने के लिए सक्षम बन पाए। मतलब ऐसा ना हो कि उसे डर लगे। इसी तरह चाहे बच्चे का एज बढ़ता जाए, उसकी शिक्षा प्रणाली जो है वो आगे डेवलप होती जाए, एक क्लास से दूसरे क्लास में इसी तरह जाता रहे, तो ऐसा ना हो कि समाज में उसे डर लगने लग जाए रहने के लिए कि मैं कैसे एडजस्ट करूँगा, मैं किसी से बात कैसे करूँगा। तो इस चीज़ को सहज कौन बनाने का काम करता है, शिक्षण ही करता है। अध्यापक बच्चों को इस तरह से बताता है, शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा बच्चों को ज्ञान प्रदान करता है, उन्हें नई नई चीज़ों के बारे में समझाता है, ताकि बच्चे जो है समाज में आराम से अच्छे से रह पाए, अपने वातावरण में अच्छे से ढल पाए। अगला पॉइंट है सीखने वालों को उनके सीखने की रणनीतियों को पहचानने व लागू करने में मदद करना। शिक्षण ये भी करता है कि जो बच्चे हैं यानी जो सीखने वाले हैं उनकी सीखने की रणनीति को पहचाने कि कौन सा बच्चा किस ढंग से ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, तो उसको वो पहचानने का भी काम करते हैं, साथ ही लागू करने में भी मदद करने का कार्य करता है। तो ये भी जो है शिक्षण का लक्ष्य है। अगला यहाँ पे लास्ट है कि शिक्षार्थियों में चिंतनशील सोच, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान के कौशल विकसित करना। यानी शिक्षण का एक लक्ष्य ये भी है कि बच्चों को जब अध्यापक शिक्षा प्रदान करता है तो अध्यापक ही चाहता है कि बच्चों में हम शिक्षण करें तो उससे बच्चों में चिंतनशील सोच विकसित हो, यानी बच्चा किसी चीज़ के बारे में अच्छे से गहन मनन कर सके, चिंतन मनन कर सके, ऐसी सोच उसमें विकसित हो। आलोचनात्मक सोच यानी बच्चा किसी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं को समझ पाए, साथ ही समस्या समाधान कौशल भी इस तरह की क्षमता भी विकसित होगी। बच्चे में नई नई तरह की समस्याएं अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड आ रही है तो वो उसको पूछे, साथ ही उसका समाधान प्राप्त करने की कोशिश करे। तो इस तरह की जो कौशल क्षमताएं हैं उसको भी विकसित करना शिक्षण का लक्ष्य कहा जा सकता है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको शिक्षण के लक्ष्य बता दिया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा।
चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा लघुत्तरी का ये आज ख़त्म हो जाएगा, अध्याय 1 का लघुत्तरी आज कंप्लीट हो जाएगा 2 वीडियो में ही। तो यहाँ पे शिक्षण की आवश्यकता है महत्व बताइए, ये हमारा प्रश्न है। तो आप हेडिंग डालेंगे शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व। तो आधुनिक युग में परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। इस तेज़ी से बदलते समाज व हालात में शिक्षा से अर्जित अनुभव के माध्यम से ही हम अपने सामने आने वाली चुनौतियों को निपटा पाते हैं। यह हमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं को सुलझाने का उचित तरीका हमें बताती है। शिक्षण का महत्व हमारे जीवन में हर पहलू पर है। इसमें कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए स्टार्टिंग में बस ऐसे बताई गई हैं कि जो है आधुनिक युग बहुत तेज़ी से बदल रहा है। सिंपल सी बात है, बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं अब आज के समय में। और इस तेज़ी से बदलते समाज व हालात में जो है शिक्षा से अर्जित जो हमें अनुभव है उसी के माध्यम से ही हम हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ समस्याएं आती हैं तो हम उसको सुलझा पाते हैं। शिक्षित होने का एक फ़ायदा ये है कि हम समस्याओं से निपट पाते हैं, क्योंकि समस्याएं आए दिन हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो समस्याएं आती हैं उसको सुलझाने में कहीं ना कहीं शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और शिक्षा जो है हमें शिक्षण के द्वारा ही मिलती हैं। और शिक्षण के महत्व को जो देखें तो वो हमारे हर पहलू पर प्रभाव डालती है। और जो इसकी आवश्यकता है या महत्व है उसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं कि शिक्षण क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पहला है समग्र व्यक्तित्व विकास। तो यह हमारा सर्वोन्मुखी विकास करती है, जिससे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलू आते हैं। यानी अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा प्रक्रिया के दौरान जो शिक्षण होता है तो वो शिक्षण हमारा हर तरह से विकास करता है। यानी अध्यापक हमें कुछ सिखाता है तो जो शिक्षण प्रदान करता है अध्यापक द्वारा हमें जो शिक्षण मिलता है, या फिर अगर हम विद्यालय की बात ना करें तो शिक्षण का व्यापक अर्थ में देखें तो हम हर चीज़ें कुछ ना कुछ हमें सिखाती हैं। तो अगर हमें शिक्षण मिल रहा है चाहे वो कोई भी जरिया हो, तो उससे क्या होता है कि हम हर तरह से हमारा विकास होता है। हम शारीरिक रूप से विकसित होते हैं, हम मानसिक रूप से विकसित होते हैं, हम आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं, हम सांस्कृतिक रूप से विकसित होते हैं। तो कह सकते हैं ओवरऑल कि समग्र व्यक्तित्व का विकास जो है वो शिक्षण के द्वारा होता है। तो ये पहला जो है कह सकते हैं कि आवश्यकता या महत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वयस्क जीवन के लिए तैयार करना। तो बड़े होने के साथ साथ हम जीवन में अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा हमें उनसे जूझना और विजय प्राप्त करना सिखाती है। यानी अध्यापक जो शिक्षण हमें प्रदान करता है, जैसे भी हम बड़े होते जाते हैं समय के साथ साथ, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयाँ चुनौतियाँ आती रहती हैं, हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। और शिक्षण के माध्यम से जो हमें शिक्षा मिली है तो वो उससे क्या होता है कि उसके माध्यम से उन जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं शिक्षण के द्वारा, हम उनका उपयोग करके हम उन कठिनाइयों, उन चुनौतियों का सामना करते हैं, उनसे जूझते हैं और फाइनली हम उनका निवारण करके उन पर विजय भी प्राप्त करना सीख पाते हैं। तो वयस्क जीवन के लिए तैयार करने का कार्य भी जो है शिक्षण करता है। तीसरा है व्यवहार में परिवर्तन। तो शिक्षा हमारे आवेगों में परिवर्तन लाकर हमें तर्कपूर्ण और परिष्कृत बनाती है, हमारे व्यवहार भाषा को अधिक प्रभावी व मजबूत बनाती है। यानी शिक्षण देखें तो शिक्षण क्या करता है, शिक्षण के माध्यम से हमें जो शिक्षा मिलती है, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं शिक्षण के द्वारा, वो हमारे आवेगों में, हमारे व्यवहारों में परिवर्तन लाता है। हमें चीज़ों के बारे में तर्कपूर्ण तरीके से सोचने में हेल्प करता है और हमें साथ ही परिष्कृत बनाता है और हमारे व्यवहार भाषा को भी अधिक प्रभावी व मजबूत बनाता है। यानी ओवरऑल कहें तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। आप खुद देखेंगे जब आप शिक्षित हो जाते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है, आप हर चीज़ को देखने का आपका नज़रिया चेंज हो जाता है, तो वो हमारे व्यवहार में एक परिवर्तन लाता है। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि शिक्षण काफ़ी आवश्यक और महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है सामाजिक विकास और सामाजिक कल्याण। तो शिक्षा के द्वारा बच्चे में सामाजिक विकास होता है, वह सीखता है कि उसे किस प्रकार अपने माँ बाप, भाई बहन व मित्रों से व्यवहार करना चाहिए। शिक्षित होने पर वह समाज कल्याण की ओर भी अग्रसर होता है। यानी हमें बचपन में जो अध्यापक द्वारा सिखाया जाता है, विद्यालय में जो भी हम चीज़ें सीखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया द्वारा हमें जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं, हमें जो भी ज्ञान मिलता है, हम उसके द्वारा ये समझ पाते हैं कि हमें किसके साथ, चाहे वो घर के मेंबर हो, चाहे दोस्त यार हो, चाहे समाज के कोई और व्यक्ति हैं,
छोटे बड़े हम ये समझ पाते हैं कि हमें उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। और साथ ही हमें समाज को बेहतर करने के लिए, हम समाज का कल्याण करने के लिए, समाज को और आगे लेके जाने के लिए भी हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सब कुछ हमें शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा जो हमें सिखाया जाता है उसकी वजह से होता है। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सामाजिक विकास और सामाजिक कल्याण, ये भी जो दोनों चीज़ें हैं ये हमें शिक्षण के द्वारा ही जो है अच्छे से समझ में आती हैं और हम इस चीज़ को लागू कर पाते हैं, फॉलो कर पाते हैं। अगला है संस्कृति एवं सभ्यता का परिरक्षण। सभी देश अपनी संस्कृति, विरासत और सभ्यता के द्वारा ही जाने जाते हैं और इसे जीवित रखने पर पुरजोर प्रयत्न करते हैं। शिक्षा ही बच्चे को इससे अवगत कराती है और इसका महत्व समझाती है। जैसे हर देश की अपनी संस्कृति होती है, जैसे अपने देश के, हमारे भारत देश की भी अपनी संस्कृति है, हमारे यहाँ की कुछ विरासत है, हमारे यहाँ कुछ सभ्यताएं हैं जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे देश की एक पहचान है, जिसको कि आगे हमें हमेशा संजो के रखना चाहिए, उनको आगे हमेशा लेके चलना चाहिए। और क्या है, क्योंकि आप एक घर में बैठ के आप नहीं क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश बहुत ही अलग अलग है, मतलब बहुत यहाँ पे आपको देखें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो आप अगर शिक्षित नहीं हैं तो आप नहीं जान पाएंगे कि कहाँ पर हमारे देश में कौन कौन से कल्चर हैं, कौन कौन सी यहाँ पे पुरानी सभ्यताएं हैं, कौन कौन सी विरासतें हैं, हम ये नहीं जानते। जब हम शिक्षा हमें मिलता है, हम शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा ये जान पाते हैं कि हमारे देश में कितनी वैरायटी है, कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो हम पहले तो उसको जानते हैं, समझते हैं। साथ ही हम जब ये सारी चीज़ों को जान लेते हैं, उनके इम्पोर्टेंस को हमें शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा हमें ये समझाया जाता है कि वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, तो हम उसके द्वारा क्या करते हैं, हम उन जो भी चीज़ें हमारी सांस्कृतिक विरासत है या फिर हमारी सभ्यताएँ हैं, हमारी संस्कृति है, हम उसको जीवित रखने का भी प्रयत्न करते हैं। और ये तभी संभव हो पाता है जब हमें शिक्षा मिलती है। और शिक्षा कैसे मिलती है? शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा ही मिलती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि संस्कृति व सभ्यता का परिरक्षण यानी बचाव, सुरक्षा या उसको आगे बढ़ाने का कार्य, सब कुछ जो है वो शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा ही हो पाता है, शिक्षण के द्वारा ही हो पाता है। हमारा अगला है नेतृत्व की क्षमता। तो नेतृत्व का अर्थ है दूसरों के साथ लेकर एक उद्देश्य की तरफ चलना। शिक्षा के द्वारा ही उसमें यह कला पनपती है। और लोकतांत्रिक देश में प्रगति व विकास तभी संभव है जब देश की बागडोर सही प्रतिबद्ध नेता के हाथ में हो। अगर आप देखें तो शिक्षण जो होता है, यानी जब हमें बचपन में अध्यापक सिखाता है, कुछ भी सिखाता है, हमें नई नई चीज़ों के बारे में बताता है, यानी ओवरऑल शिक्षा प्रदान करता है, तो उसमें हमें काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हम अपने आप के बारे में जानते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं अपने, चाहे वो कह सकते हैं कि पाठ्य वस्तु से संबंधित चीज़ें हो या फिर एक सामाजिक माहौल की जो चीज़ें घट रही हैं उससे संबंधित चीज़ें हो, तो हमारा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है और सर्वांगीण विकास होता है। उसमें सर्वांगीण विकास में एक पॉइंट आता है नेतृत्व की क्षमता। यानी अगर आप देखें तो बचपन में आप देखो किसी को मॉनिटर बना दिया जाता है क्लास का, किसी को खेल का, किसी को कह दिया जाता है कि आपको ये प्रोजेक्ट मिला है तो इसमें तुम लीडर हो। तो बचपन से ही जब हम विद्यालय में होते हैं तभी से हमें इस तरह की जो है चीज़ें, एक्टिविटी कराई जाती हैं, जिससे कि नेतृत्व की क्षमता हमारे अंदर डेवलप होती है। और यही नेतृत्व की जो क्षमता है वो आगे चलकर हमें काफ़ी हेल्प करती है, और ये हेल्प करती है हमारे देश को भी संभालने में। क्योंकि ओवरऑल आप देखें तो एक शिक्षित व्यक्ति के हाथ में देश ज़्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि वो उस चीज़ के बारे में जानता है। शिक्षित का मतलब ये नहीं है कि आप केवल डिग्रियां ले लें। शिक्षित का मतलब होता है कि आपको उस चीज़ के बारे में डिटेल नॉलेज हो, ठीक है। तो शिक्षित अगर आप होंगे तो आप हर चीज़ के बारे में अच्छे से समझेंगे, आपको ये पता होगा कि किन चीज़ों को साथ में लेकर चलना है और कैसे आप उद्देश्यों की जो है पूर्ति करनी है। और अगर हम एक देश की बात करें और लोकतांत्रिक देश की बात करें तो वो तभी विकसित होगा, प्रगति करेगा, जब उसकी बागडोर जो है वो सही हाथ में हो, एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जो शिक्षित हो, जो समझदार हो, जिसे चीज़ों को साथ में लेके चलना आता हो। तो नेतृत्व की क्षमता भी कहीं ना कहीं, देखिए ये लाइन जो है मैंने यहाँ पे लिखी गई थी इसलिए आपको समझाई, लेकिन ओवरऑल कहने का तात्पर्य यही है, शिक्षण हमारे अंदर जो है नेतृत्व की क्षमता भी विकसित करता है, इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। अगला है राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को प्रोत्साहन। शिक्षा के माध्यम से ही हमने विभिन्न रीति रिवाजों, जातियों के बीच भी
देश प्रेम की भावना पनपती है। हम समझते हैं कि हम एक होकर अधिक मजबूत व समृद्ध होंगे। तो बचपन से ही जब हमें शिक्षण प्रदान किया जाता तो हमें यही सिखाया जाता है कि हम अलग अलग भले हैं, हम किसी धर्म जाति जो भी हमारा रीति रिवाज अलग हो सकता है, हमारे धर्म अलग होते हैं, हमारी जातियाँ अलग हो सकती हैं, हमारे संप्रदाय अलग हो सकते हैं, हमारा रंग अलग हो सकता है, हमारा रूप अलग हो सकता है, हमारी जगह अलग हो सकती है, लेकिन हम शिक्षा के माध्यम से ये पता चलता है कि कुछ भी अलग होगा लेकिन हम फिर भी एक हैं, हम एक ही देश के नागरिक हैं। तो हमारे अंदर वो देश प्रेम की भावना हमें बचपन से ही सिखाई जाती है शिक्षा के माध्यम से। इसीलिए कह सकते हैं कि शिक्षण जो है इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमारे अंदर राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को प्रोत्साहित करता है। और एकीकरण जब होगा तभी आप ज़्यादा मजबूत और समृद्ध होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आर्थिक निर्भरता, शिक्षा ग्रहण करके ही हम आर्थिक रूप से संपन्न व आत्मनिर्भर बनते हैं। यानी जो शिक्षा है, जब शिक्षण के माध्यम से जो हमें शिक्षा प्रदान की जाती है वो हमें आर्थिक रूप से भी संपन्न और आत्मनिर्भर बनाती है। ताकि ये देखिए किस तरह से है, क्योंकि जब जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं उसका एक फाइनल रिजल्ट क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम बेरोजगार ना रहें, हम जो है आत्मनिर्भर बन पाएँ, हम अपना जीविकोपार्जन करा पाएँ, तो आर्थिक रूप से हम संपन्न बन पाएँ। तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट कहा जा सकता है। अगला है धर्मनिरपेक्षता व धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन। तो भारत में विभिन्न धर्म, जातियों, नस्लों के लोग रहते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात ही उनमें प्रगतिशीलता, खुलेपन, बुद्धिमत्ता एवं धार्मिक सहिष्णुता की भावना आती है। यानी अगर आप शिक्षित हो जाते हैं, शिक्षण के माध्यम से आपको जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसमें हमें ये बताया जाता है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी नस्ल हो, लेकिन सब लोग जो है अगर भारत में है तो सभी भारतवासी हैं और सभी को साथ में मिलके रहना है। और हमें शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात ही हमें ये पता चलता है कि जो ये सारे अलग अलग धर्म, जाति या उनके लोग हैं वो किसी भी तरीके से अलग हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही देश के नागरिक हैं। और देश को अगर आगे लेके चलना है तो उनमें जो है प्रेम भावना होनी चाहिए, उनमें सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए। तो धर्मनिरपेक्षता की भावना और धार्मिक सहिष्णुता की जो भावना को प्रोत्साहन है वो भी हमें शिक्षा के माध्यम से ही प्रदान की जाती है। अगला है आधुनिकीकरण से कदम मिलाना। शिक्षा बच्चे को बदलते समाज का सामना करने की योग्य बनाती है। किस प्रकार बदलते परिवेश में अपने को परिवर्तित कर तालमेल व समायोजन बनाए व आधुनिक युग में अपने आप को ढाल सकें। यानी शिक्षा हमें जो शिक्षा के माध्यम से हमें शिक्षा प्रदान की जाती है वो हमें ये भी समझाती है कि हमें किस तरह से अपने आप को चेंज करते रहना पड़ेगा बदलते जो समाज है उसके अनुरूप, क्योंकि समाज हमेशा बदलता रहेगा, हमेशा नई नई चीज़ें आपको देखिए जो है वातावरण में आपके आती रहेंगी, शिक्षा प्रक्रिया में आती रहेंगी, आपके समाज में आती रहेंगी, आपके देश में हमेशा कुछ न कुछ बदलाव आता रहेगा आधुनिकीकरण के द्वारा। तो हमें हमेशा आधुनिकीकरण से जो है कदम मिलाकर चलना है। जब आप शिक्षित होंगे तो आप तालमेल बिठा लेंगे अच्छे से और अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल लेंगे। जैसे हम बात करें कि पहले मोबाइल नहीं थे, कुछ भी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, लेकिन अब जो है हो चुका है। तो अगर आप शिक्षित हैं तो आप टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से उपयोग कर पा रहे हैं। पहले आप केवल लाइब्रेरी जाते थे या केवल पुस्तकों का उपयोग करते थे, अभी आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से जो भी टॉपिक आपको जानना है उस पर सर्च करके आप सीख ले रहे हैं। आपको पुस्तक भी खरीदने की नौबत नहीं आ रही है। जिनके पास जो आर्थिक रूप से थोड़े वीक हैं वो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इंटरनेट का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमें शिक्षा जो है हमारे आधुनिकीकरण से कदम मिलाने को भी जो है हमें शिक्षित करती है कि हमें किस तरह से जो है अपने बदलते समाज के हिसाब से चलना है, हमें किस तरह से अपने आप को बदलते समाज के बदलते परिवेश के अनुरूप ढालना है, उनसे तालमेल बनाना है, उनसे समायोजन करके चलना है। तो इस चीज़ के लिए भी हम कह सकते हैं कि इसलिए भी हम जो शिक्षण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी आवश्यक है। तो यहाँ पे इतने सारे पॉइंट हैं, आपको सारे पॉइंट तो देखिए लिखने नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे जितने भी पॉइंट थे आपको बता दिए। आपको जो भी पॉइंट ईजी लगता है आप उसको लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।